बल्कि हर तरह का ज़ाती लालच, हर तरह का मफाद और मखसूस एजेंडे पे मुश्तमिल वो मिक्स अचार मौजूद था। जरदारी साहब को इस हवाले से इस पूरी चैंपियनशिप और लीग जो चल रही थी विद इन पीडीएम, उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ है, क्योंकि मीडिया की स्क्रीन गवाह है। आप सारे साथी इस बात की ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं बल्कि तायीद करेंगे कि बार बार एक ही बात मैंने कही, और मैं शुक्रगुजार हूँ जरदारी साहब की कि उन्होंने मेरी उस अल्फाज और बयानिए पे कल मोहर तस्दीक सबत की, जिसमें बार बार यही बात मैंने कही कि मरसू मरसू इस्तीफा ना डेसू और मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो वो जो सिंध ना डेसू वाला बयानिया है, इस बात की अक्कासी करता है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की भयानक लालच में मबनी सियासी उस खौफनाक चेहरे को भांप लिया था, और जब उन्हें पता था कि ये अदारों को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, और आखिरी बयान जो एक कठपुतली एमएनए से दिलवाया गया कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो उसने इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया, और पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाने वालों को कल जिस रुसवाई से गुजरना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियां बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से खतरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल खतरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का खतरा है, असासे जब्त होने का खतरा है और मनी ट्रेल देने का खतरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो बाहर गए, उन हकायक को वाज़िया करके इतराफ़ जुर्म का खतरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियां बाहर आईं, तो इसहाक डार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का खतरा है, क्योंकि जिस दिन इसहाक डार पाकिस्तान आएगा सबसे पहले वो इतराफ़ जुर्म करेगा, और वो तमाम हकायक जो इससे पहले वो नैब को एफिडेविट दे के शरीफ ख़ानदान की कारस्तानियाँ बता चुका है, वो उन्हें ख़तरा है कि ये कमज़ोर दिल और कमज़ोर ईमान वाला शख्स है। तो इसको जो है जिस दिन पाकिस्तान भेजा, ये सबसे पहले घर का भेदी लंका ढा देगा। और यही वो वजह थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जो आजकल बोतान अब्बासी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस कौम के खर्चे पे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए
उस मफरूर को पाकिस्तान से फरार कराया और अल्टीमेटली आज वो इदारों का, अदालतों का और ओवरऑल इस कौम का बाहर बैठ के जिस तरह मुंह चढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान आने से कतनी कतरा रहे हैं, उसके पीछे हकायक ये है कि वो उन सवालात का जवाब देने की बजाय वादा माफ गवाह बनने के लिए ज़्यादा पुरज़म है। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है और सेनेट का वोट भी वो डालने के लिए नहीं तशरीफ़ लाए। आखिरी बात जो है वो पीपल्स पार्टी तो इस लीग के अंदर चैंपियन बन गई। उन्होंने अपने सेनेटर भी बना लिए, उन्होंने सिंध में अपनी हुकूमत भी बचाई और ओवरऑल अपनी खोई हुई जो सियासी साख थी उसको मीडिया की स्क्रीनों में मेन फ्रंट रोल लेते हुए वो स्पेस भी गेन कर ली। लेकिन ये दो जो थे हमारे इस पूरे 11 जमातों के अंदर सियासी अदाकार, उनके हाथ क्या आया स्वाय अपने हाथ मलने के। वो खाली हाथ ही कल उस इजलास से चले गए। एक ये रोल था जो पीडीएम ने अवाम के सामने बेनकाब हो के हमें घर भेजने के लिए जो दावे किए थे, वो कल जो है वो बयानिया भी तदफीन हो गया और अल्टीमेटली पीडीएम की सियासत का जिस धूम से आपने देखा कल जनाजा निकला, तो मेरे मीडिया के साथी कह रहे थे कि मिठाई खिलाएं, तो मैं उन्हें कह रही हूं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, क्योंकि सजना भी मर जाना। तो चूंकि इस वक्त अगर नून लीग का बयानिया अपनी मौत मरा है तो हमें उनसे हमदर्दी है। वो हालत सोग में है, आफ्टर ऑल हमारे कोलीग हैं, तो हमें उनसे हमदर्दी करनी है। अब ये उनका जो काम था, कौम को गुमराह करना, वरगलाना, अदारों को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना, मईशत को और ज़्यादा परेशान कुन हालात में धकेलना, माफियाज की सरपरस्ती करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पीछे खड़े होना, कब्ज़ा ग्रुपों को सरपरस्ती देना, ये वो अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अब हमारे हिस्से का जो काम है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो करने के लिए पुरज़म है। और पूरी कौम ने देखा कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, वो महंगाई का चैलेंज है। उससे निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे जो पब्लिक सेक्टर रिलीफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें 7 अरब की सब्सिडी जो है वो हम देने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो 313 हमारे सस्ते बाज़ार हैं, जिनमें हम इस चीज़ को इंश्योर करने जा रहे हैं कि आटे का 10 किलो का जो थैला है उस पे 120 रुपये की सब्सिडी दें। चीनी जो है उसको उन सस्ते बाज़ारों में हम 60 रुपये किलो के हिसाब से दें। जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वहाँ हम सब्जियाँ और डेली यूटिलिटीज़ के जो प्याज, टमाटर और उसके साथ जुड़े दीगर लवाजमात हैं, उनको सस्ते दामों फराहम करें। और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक जो है वो अथॉरिटी बनाई गई है। उस अथॉरिटी को ये कंज्यूमर्स जो सारिफ है हमारा, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन और कीमतों पर नज़र रखने के लिए डिजिटलाइज मैकेनिज़्म की बुनियाद पे उसको एम्पावर किया जा रहा है। और सूबा पंजाब के 12 करोड़ आवाम की ज़रूरियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए असर नौ एक नया जज्बा, अज़म और ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ अदा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब जो है हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने जा रहे हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो 36 अजला हैं, उनमें हम डिस्ट्रिक्ट पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं।
اس انڈیویجول ضلع کے اندر جو اس کی تعلیمی صحت سے جڑی، اس کے انفراسٹرکچر سے جڑی، پینے کے صاف پانی، ڈرینیج، سیوریج اور اوورآل جو اس کے بنیادی حقوق ہیں اس اسپیسیفک ایریا کے، اس کو ہم ترقی میں، خوشحالی میں حصے دار بنانے جا رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کو عملی تعبیر دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ جہاں ہریالی، زراعت کے ساتھ جڑا جو فوڈ باسکٹ کی ذمہ داری اور اوورآل اس کی ترقی کے ساتھ جڑے جو روڈ نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور پھر سب سے بڑا جو مہنگائی اور پھر بے روزگاری کا چیلنج ہے، ہم اس میں وزیر اعظم کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے۔ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں انشاءاللہ یہ جو ویکسینیشن کا پروگرام چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وزٹ بھی کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ جو ہماری مرحلہ وار ایک سپورٹ اور فیسیلیٹیشن چل رہی ہے، ابھی ہم 70 سال تک کی عمر کے لوگوں کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ وہ آئیں، پھر 60 سال اور پھر 50 سال، اور اسی طرح مرحلہ وار ہم ہر سٹیزن کو اس ویکسینیشن کی سہولت فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور میری یہ اپیل ہے کہ عوام کو میڈیا موٹیویٹ کرے اور آپ لوگ اس سہولت سے زیادہ مستفید ہوں۔ سینئر سٹیزن ہمارے جو سب سے زیادہ اس وقت پرائرٹی گروپ میں نمبر 1 ہے، ہیلتھ ورکرز اور جو فرنٹ لائن ڈیفنس فورس ہے ہماری، جو پیرامیڈکس اور نرسز اور اس کے ساتھ جڑا ہیلتھ کیئر سسٹم میں کام کرنے والا طبی عملہ، ان کو تو ہم آلریڈی ویکسینیٹ کر چکے ہیں، لیکن پبلک ایٹ لارج میں مرحلہ وار ویکسینیشن کا یہ عمل جو ہے وہ صوبہ بھر میں جاری ہے۔ اور میڈیا کے اندر بھی انشاءاللہ کل پرائم منسٹر کی قیادت میں جو میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چونکہ میڈیا بھی فرنٹ لائن آف ڈیفنس میں ہوتا ہے اور ہمیشہ اس وبا کو، کرونا کو کنٹرول کرنے میں میڈیا نے بھی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کچھ ٹی او آرز ایسے بھی سیٹ کریں کہ ہر ضلع کے اندر ہمارا جو میڈیا ہے، اور اسپیشلی جو پنجاب کے، لاہور کے اور بڑے شہروں میں، ان کو بھی ہم اس ویکسینیشن کی سہولت سے مستفید کریں۔ اور انشاءاللہ جس طرح بحیثیت قوم ہم نے کرونا کا مقابلہ کیا تھا، ہم اسی طرح میڈیا کی سپورٹ سے یہ جو حالیہ لہر ہے، بدقسمتی سے یہ انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور انفیکشس ریشو جو ہے ہماری اس وقت 7.1 اور 7.2 کے ارد گرد جا رہی ہے، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جہاں ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس اور عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے حکمت عملی پہ عمل کرنا ہے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں دو چیزیں، ڈاکٹر صاحب دو چیزیں، ایک تو جو کرونا کی حالیہ لہر آئی ہے، ابھی تک عام لوگ اس طریقے سے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے، اب بھی ویسے ہی معمولات زندگی چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے جس طرح پہلی لہر پر ایک مکمل کریک ڈاؤن تک گورنمنٹ گئی تھی، گورنمنٹ کیا اس تیسری جو 7 پوائنٹ پر جا رہی ہے، اس پر گورنمنٹ کیا اپنے ایس او پیز کے ساتھ اسی شدت سے کام کرے گی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی میڈیا کے حوالے سے، آپ کو کوئی مہینہ پہلے کا ایک لیٹر آپ کے حکم کے مطابق ہی دیا گیا تھا لاہور پریس کلب کے لیے، ابھی تک وہ لیٹر اس کی کوئی فیٹ طے نہیں ہو رہی کہ کب سے ویکسینیشن شروع کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، جو کرونا ایز اے وبا آپ کے سامنے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، تو یہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے جہاں پہ اپنے عوام کو بچانا ہے، ان کی جانوں کو بچانا ہے، وہاں ان کے روزگار اور کاروبار کو بھی بچانا ہے، اور اس سے غربت سے بھی بچانا ہے، بے روزگاری سے بھی بچانا ہے، تو پیرالل دونوں اسٹریٹجیز کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے، این سی او سی ڈیسیژن لیتی ہے،
NCOC के फैसले जो हैं वो सूबे इम्प्लीमेंट करते हैं। NCOC की तरजीहात में मीडिया को हमने इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट की है, और कल भी मीटिंग में मैंने ये गुजारिश की थी कि मीडिया एक ऐसा हमारा उस फील्ड के अंदर सबसे मौसर सफाई के तौर पे लड़ रहा है, और उनकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, तो अनकरीब इंशाल्लाह इस पे मुस्बत पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये फैसले सूबाई हुकूमतें इंडिविजुअली नहीं ले सकती, ये डिसीजन NCOC की सतह पे होने, हमारी रिकमेंडेशन उनके पास है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्दी इस हवाले से हमें वो एक वाज़िया लाएअमल दे देंगे। बारी कर। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा कि PDM का जो हाल हुआ वो आपके सामने है, मरियम नवाज की सियासत को आप कैसा देखती हैं? क्या मरियम नवाज का मुस्तकबिल है? हमजा या शहबाज शरीफ दोबारा से कोई टेक ओवर करेंगे, या आप समझती हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज का क्या सियासी मुस्तकबिल है? देखिए, कल आपने देख लिया कि जहां ये हुकूमत को घर भेजने के लिए सर जोड़ के बैठे हुए थे, हुकूमत गिराने की बातें करने वाले जो हैं वो खुद ही एक दूसरे के वज़न से गिर के, और कहीं पे भी हमजा शहबाज की कोई आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी, कहीं पे आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने कोई अपना लाएअमल नहीं दिया, और पार्टी के सदर होते हुए शहबाज शरीफ साहब की मानी खेज खामोशी इस बात की अक्कासी करती है कि घर के अंदर जो दराड़ें थी अब शगाफ में बदल चुकी हैं, और वो ऐसे शगाफ हैं कि जो पुर नहीं किए जा सकते, और अल्टीमेटली जो बाहर आ गए हैं उन्होंने लीड करना है, और जो बाहर हैं उनके अंदर जाने के दिन आ रहे हैं। जी आपने शेर भी पढ़ा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। चेयरमैन WMC जो साबिक हैं अमजद नून, उन्होंने खत लिखा है कि मियां असलम इकबाल ने ₹1.25 अरब की करप्शन की है, इन पर नैब का केस बनता है। इस पर बता दें कि आप क्या एक्शन लेंगी, उन्हें वजारत से निकालेंगी? जिस तरह अलीम खान और सिफ्तैन खान न्याजी पे इल्ज़ाम था तो उन्हें ओहदे से अलग कर दिया गया था, इसका जवाब दिएगा। और वज़ीर आला पंजाब के लिए जहाज़ का, हेलीकॉप्टर का जो वो मंजूरी दी गई है, वो भी बता दें कि गरीब सूबा आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और वसीम अकरम प्लस के लिए जहाज। आप भी बोल लें कि ताकि आप मुझे बोल लें। अच्छा जी, अभी बात यह है कि देखिए, जो लेटर अमजद नून साहब की तरफ से लिखा गया उसको एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, चूँकि वो पार्टी के एक अहम ओहदेदार रहे हैं, तो पार्टी की सतह पे पहले उन एलिगेशंस की एक एवेलुएशन और एनालिसिस होगा, देखा जाएगा कि ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े माविया है, क्या है ये, उसको देखा जाएगा और हक़ाइक़ के साथ मैच किया जाएगा। अगर कहीं पे हकीकत जो है उसकी झलक उनके उन इल्ज़ामात में नज़र आई, तो फिर आपको पता है कि जिनका नाम इमरान खान है उनकी ज़ीरो टॉलरेंस होती है, लेकिन देखना यह है कि इल्ज़ामात के साथ जुड़े हक़ाइक़ क्या हैं, और हक़ाइक़ पे मबनी ही इस पर लाएअमल तय किया जाएगा, और कोई चीज़ भी आपसे नहीं छुपाई जाएगी। दूसरी बात जो आपने सूबे के हवाले से कही है, तो देखेंगे अभी आपके इस सूबे में जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कि हम ये चाहते हैं कि CM जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे, और वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हर डिस्ट्रिक्ट के मसाइल को असर नौ सुने भी, और उसके तदारक के लिए मौके पे अहकामात दें, ताकि ये जो डिलेड रिस्पांस है इंतज़ामिया की सतह पे, आवाम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर के जो अहकामात हैं वो नीचे 100% सेम स्पिरिट से उस पर अमल नहीं होता, तो जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ देने में डिलेड रिस्पांस है। हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आला की एक्टिविटी, मोबिलिटी और आवाम के साथ जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए कम्युनिकेशन और वक्त बचाना एक बहुत ज़रूरी अमर है। तो इसको
मैं आपके सामने सारा इसका बजट प्लान ले आऊँगी कि हम अगर उसको लीज पे ले रहे हैं उसका बजट क्या है और कितना खर्चा उस पर आ रहा है, और ओवरऑल अगर हम पुराने को यूज़ करते हैं तो उसकी रिपेयर पे क्या खर्चा है। तो यकीनन अगर रिपेयर पे जाएंगे आप तो पुरानी चीज़ें जो है वो उस पर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो हेली हो या जहाज़ हो। तो नया जो है अगर वो बेहतर टर्म्स कंडीशन पे वो कम पैसे खर्च करके आपके वसाइल भी बचे, टाइम भी बचे, तो उसका जायज़ा ले सकते हैं हम, और आपके साथ बैठ के डिटेल में उससे आपको अपडेट दूंगी। लेकिन उसका मकसद कोई फर्द वाहिद को रिलीफ देना नहीं, वो इस सूबे की ज़रूरत है, और सूबे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको फिर कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिससे आप आवाम तक बर वक्त पहुँच सकें और उसको रिलीफ देने के लिए अपना वक्त और एनर्जीज जो है उनको बचा सकें। मलक साहब जी जी। पिछले दिनों हुकूमत की या वज़ीर आला की तब्दीली की अफवाहें थी और राजा बशारत साहब का नाम भी फाइनल किया गया था, क्या वो महज अफवाहें थी या उस मकसद को कुछ देर के लिए डिले कर दिया गया? मलिक साहब चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा हैं ख़ास तौर पे, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रीनों की जीनत बनने के लिए कोई ना कोई चुटकुला छोड़ दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जितनी करीब से मैंने उनके साथ काम करके देखा है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुकम्मल एतमाद जो है वज़ीर आज़म का उस पर है। और जब मेरे से मीडिया पूछ रहा था बार बार, तो ये सामने बैठे मेरे भाई जो है इनको पता है कि मैं इनको बता रही थी कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पे कान ना धरें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं। इस कश्ती ने 2023 तक आगे चलना है और किसी को भी इस कश्ती से बाहर नहीं जाना। लिहाजा अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय आप अपनी तवानाइयाँ जो है सूबे के अवाम की बेहतरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लगाएं, उनको हाईलाइट करें, और बाकी जो उम्मीदवार जिनके आप पार्टी या पार्टी से बाहर आप नाम लेते हैं तो ख्वाहिशों पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन ये है कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म इमरान खान एज अ कैप्टन उनके फैसले जो हैं अल्टीमेटली ख्वाहिशात को मल्टीमेट करते रहते हैं और करते रहेंगे। अली की बात हमारे इस्तीफे जो है वो एटम बम है, ये एटम बम क्यों नहीं चले? और दूसरा ये भी बताइएगा कि नून लीग और मौलाना मिल के क्या इस्तीफे दे देंगे पीपल्स पार्टी के बगैर? ये वो एटम बम है जो अपने ऊपर चल गया, और वो एटम बम पीडीएम के लिए बनाया था, उन्होंने पीडीएम पे ही चल गया और पीडीएम को ही उसने जला के राख कर दिया है। और आपको पता है कि जब एटम बम चल जाए उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो जिस सियासत में वो एटम बम चला है, अब आपको खुद पता चल गया है कि वो इस्तीफे दे या ना दे, वो सियासत ही जल के राख हो गई है। तो अब वो कोई हैसियत नहीं है कि वो अकेले चल पड़े, इस्तीफे दे दें या ना दें, जो उनके साथ वारदात हो गई है वही काफ़ी है। अच्छा, ये फरमाइएगा जी कज़ाफ़ी साहब, पीडीएम का बयानिया तो उसकी तदफीन हो गई जी, लेकिन यूँ महसूस होता है कि जिस तरह हुकूमत के बयानिए की भी तदफीन हो गई कि इदारों का एहतराम किया जाएगा, इदारों की बात मानी जाएगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, डस्का इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट्स दी गई कि फैसला तस्लीम किया जाएगा, और उसके फौरन बाद जिस तरह हुकूमत ने अपना बयानिया बदला, ये क्या माजरा है? कज़ाफ़ी साहब देखें, जितनी इस हुकूमत ने टॉलरेंस दिखाई है, क्या कभी आपने देखा कि हुकूमत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के हवाले से एप्लीकेशन दे इलेक्शन कमीशन को कि ये बाइस्ड है, ये मखसूस सियासी जमात का एजेंडा टो कर रहे हैं, ये एक ख़ास एजेंडे पे यहाँ आए हैं, और आरओ साहब जो हैं वो अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा नहीं कर रहे। तो आप उस सिलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ अपोजिशन को रिलीफ देने के लिए तो आ जाती है कि यहाँ पे
आपका जो है वो अमला नहीं पहुंचा, तो वहीं बैठी एप्लीकेशन देती उस वक्त के जो कैंडिडेट हैं उसकी चीखें वो इलेक्शन कमीशन के कानून में सुनाई नहीं देती, जिसमें वो कैंडिडेट हैरान होकर बार बार आरओ से पूछ रहा है कि ये मंडी जो लगी हुई है जिसमें सिटिंग एमएनएस एमपीएस उनको रिटर्निंग ऑफिसर के नताइज अनाउंस करने के टाइम तक उनको घेरा डाल के यरगमाल बना के बैठे हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? और इनके हवाले से भी कोई आप स्टेटमेंट दें, कोई इनके हवाले से नोटिस लें, कोई इनको लेटर इशू कर दें कि आप बाहर चले जाएं। आप रेंजर को बुलाएं जो बाहर खड़ी है, उसको कहें कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, हसन इकबाल साहब, मियां जावेद लतीफ़, उज़मा बुखारी, अतात आड़ड़ और 1 दर्जन एमपी एमएनए, तो इनको बाहर निकाल दें। तो हुकूमत मुझे बताएं कि वो वहाँ कैंडिडेट अगर किसी इस तरह के मिसकंडक्ट की तरफ निशानदेही करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया? क्या आज तक आपने देखा कि किसी मीडिया के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट चली कि आरओ ने कहा होगा कि जनाब मैं इनको भी नोटिस देता हूं कि ये मेरे दफ्तर क्या लेने आए हैं? या जो राना सनाउल्ला है वो इलेक्शन वाले दिन वहाँ प्रेस टॉक पोलिंग स्टेशन के अंदर कैसे करके गया? क्या आपकी नज़रों से कोई ऐसा नोटिस गुजरा? क्या आपकी नज़रों से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो वीडियोस आपको दी गई वहाँ पे कैंडिडेट के साथ नून लीग ने इश्तियाल दिलाने के लिए जो फायरिंग की वो तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, लेकिन क्या किसी ने आज तक उस इलेक्शन कमीशन के कानून में ये बात रस घोलते सुनी आपने कि जो वहाँ पे एक ही घर के 3 अफराद कत्ल हो गए, एक कत्ल हुआ और 2 हॉस्पिटल चले गए, फायरिंग का निशाना बने, और नून लीग की जाली राजकुमारी फूलन देवी का जो रूप धार के अगले दिन वहाँ स्टेज पे खड़े उस कातल को पकड़ पकड़ के हाथ लहरा के शाबाश देती रही, और वो मजलूम जो है बेबसी की तस्वीर बने इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते रहे। क्या इलेक्शन कमीशन के उस पूरे प्रेस रिलीज के अंदर किसी ने उन मजलूमों की दारसी देखी, सुनी? तो ये सारे का सारा जो हुकूमत पे गिराया गया नज़ला था, इसका मकसद उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि ये इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर सूबाई हुकूमत इतनी ही नालायक और नाअहल थी तो साथ वाले वजीराबाद के हल्के में भी वही सूबाई हुकूमत थी, वही चीफ सेक्रेटरी था, वही आईजी था, वही सारा पैराफिनेरिया था। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे नून लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ वो उनको पता था कि यहाँ हमारा वोट का मार्जिन जो है जो 50,000 था वो 4,000 पे आ गया, तो वहाँ पे भी हम जीते क्योंकि हमने अपना जो वोट बैंक था उसको बढ़ाया। इसी तरह डस्के के अंदर जानबूझ के ये कंट्रोवर्सीज की गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी या वज़रा ने दी तो मकसद यही था कि जो इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और मुनसफाना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर आज वो टेक्नोलॉजी यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में और सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में बरूए कार लाई जा चुकी होती तो मुझे बताएं कि कोई उंगली उठाता? कोई हारने वाला कहता कि मेरे साथ धांधली हुई है या वोट चुराए गए हैं या पैसे का लेन देन हुआ है या ज़मीर खरीदे गए हैं? तो असल जिस अदारे की जिम्मेदारी है उसको एज अ रेगुलेटर काम करना है और ये हमारे कंसर्न है। हम चाहते हैं कि वो इदारा एम्पावर हो, वो इदारा अपने आप को मजबूत बनाए, बाख्तियार बनाए और जो लेजिस्लेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बायोमेट्रिक्स को मुतारफ करा के उस अदारे के जरिए बरूए कार लाना चाहते हैं। हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती। जिस अदारे का काम है
उसको तकवीयत देने के लिए हम बायोमेट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो चूंकि जब आप अगर प्रेस रिलीज देखें जो उनके पीआरओ साहब हैं, मैं वहाँ पे 2 दफ़ा इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और तीसरी दफ़ा मैं अब वहाँ पे रह के आई हूँ, उसकी लैंग्वेज देख लें। जो पीआरओ है, क्या किसी इदारे का की प्रेस रिलीज इस तरह की होती है? जो पीआरओ है वो नून लीग का उस वक्त से प्लांटेड उनका एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इलेक्शन कमीशन की लैंग्वेज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करने की बजाय उसको पॉलिटिकल रंग देता है, जिसकी वजह से ये गलत फहमियाँ जन्म ले रही हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव जो है अदारे का जो है उसको आप आगे लाएं। पॉलिटिकल नैरेटिव सियासतदानों ने देना है, सियासी जमातों ने देना है। इदारे अगर पॉलिटिकल नैरेटिव देंगे तो इससे जो है वो उन अदारों की गैर जानबदारी जो है मुतासर होगी। बताइएगा कि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी अदालत ने कहा है कि हुकूमत पंजाब बलदियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, जबकि लास्ट टाइम मीडिया में आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि बलदियाती जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज किया जाए। अब आज फिर वो आ रहे हैं, ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितना फेवर कर लिया और कौन सी डेडलाइन आपने तय कर ली है कि इसको हम लोग आगाज करने जा रहे हैं? देखिए, जो पिछला सवाल आपने जितनी चार्जशीट आपने लगा दी है, क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर रहे हो? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की तरफ जा रही है। हम अदारों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो किसी भी जमात या हुकूमत का ज़ैली विंग बने। और जो इससे पहले होता रहा, सारी आपकी मसाइल की जड़ जो है 73 साल से अगर कोई भी जो इलेक्शन जीतने वाला है वो उसकी तरफ उंगलियां उठती हैं, हारने वाला अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, तो इस सारे अमल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जिसको अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। आपके हमसाया ममालिक में, रीजन में, दुनिया की डेवलप डेमोक्रेसीज में जहाँ इलेक्शन होते हैं, क्या कभी आपने वहाँ इस तरह की गूंज सुनी? हर कोई रिजल्ट एक्सेप्ट करता है क्योंकि वहाँ इलेक्शन कमीशन एज अ रेगुलेटर एक आज़ाद और फाल किरदार अदा करता है। हम चाहते हैं कि हमारा ये इदारा है, इस मुल्क का इदारा है, इसको हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें। दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इसमें मुतारफ़ कराएं और उसको रेप्लिकेट करें, और हम दुनिया की जो दीगर जमहूरी रवायात हैं उनको आगे ले जाते हुए पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन करवाएं कि कोई भी उस पर उंगली ना उठाए और उसमें अपोजिशन भी हमारे साथ तावन करे। और जो रिफॉर्म कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, अपोजिशन उसका हिस्सा बने और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को आज सरे नौ एक नया जन्म दें। और इलेक्शन कमीशन पे हम सियासत ना करें, ना इलेक्शन कमीशन हम सियासत करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस को रेगुलेट करे एज अ रेगुलेटरी बॉडी। और जो आपकी बात है जो बल्दियाती इलेक्शन का, देखें प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं कि बल्दियाती स्ट्रक्चर क्या हो। तमाम तर हमारी उनको मोटिवेट करने के जो हरबे थे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ ना जाएं, तो वो एक ही बात पे खड़े हैं कि मैं आम बंदे को ये देना चाहता हूँ ताकत कि वो डायरेक्ट वोट से अपना मेयर चुने, वो डायरेक्ट वोट से अपना टाउन कमेटी का चेयरमैन चुने, और वो सारा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर डायरेक्ट वोट जो है उस इंडिविजुअल को राइट मिले ताकि उसके अंदर ये लेन देन खरीदो फरोख्त जो है उसकी हौसला शिकनी हो। तो प्राइम मिनिस्टर उस इलेक्शन में भी शफाफियत चाहते हैं, उस निज़ाम के अंदर भी वो चाहते हैं कि ये जो इतने काउंसलर इकट्ठे कर लिए, इतने जनाब फलां ने उनको यरगमाल बना लिया, ब्रीफ केस की चमक से उसने जिसके पास पैसा है उसने उनको अपने साथ खड़ा करके वोट ले लिया। तो वो चाहते हैं कि असल हकीकी जमहूरियत जो है निचली सतह से जो लीडरशिप निकले वो साफ और शफाफ लीडरशिप निकले और अवाम उसको चुने और फिर वो आगे नेशनल और प्रोविंशियल स्ट्रक्चर के अंदर
इस मुल्क की जिम्मेदारी ले, तो वहाँ रिफॉर्म्स जो वज़ीर आज़म उसको मॉनिटर करते हैं, तो जहाँ कहीं पे वो उनकी राय दोबारा से वो कहते हैं कि यहाँ गैप है, इसको रीएड्रेस करें, तो कहीं बदनीति शामिल नहीं है, कहीं पे हम उसके अंदर डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा फ़ाल सिस्टम जो बल्दियात के साथ जुड़ा है, जिसमें हकीकी जमहूरियत की झलक नज़र आए और अवामी अमंगों की वो निज़ाम तर्जमानी करे। ये डेवलपमेंट की स्कीम में काम ये MP MNAs को ना करने पड़े, वो लेजिस्लेशन करें, रिफॉर्म्स करें और कौमी और अवामी मफाद में मेगा इनिशिएटिव्स की तरफ जाएं। ये छोटे छोटे इशू आपकी ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप करे तो इंशाअल्लाह वो निज़ाम सबको काबिल कबूल होगा। और उसकी जी आखिरी बटे में लेट है। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो था उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के अंदर लॉकडाउन लगाया गया। अगर लॉकडाउन उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं लगाया गया तो फिर SOPs के ऊपर अमल क्यों नहीं? और दूसरा, डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स जो हैं, कुछ वर्कर्स को बरगला कर सेक्रेटेरिएट के बाहर भी बैठी हुई हैं, जिससे ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है और जाहिर है कोरोना केसेस भी बढ़ने के खदशात होंगे, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, ज़िंदगी और मौत जो है वो तो अल्लाह के पास है, लेकिन जो अमवात वाक़या हो रही हैं वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो रही हैं कि SOPs या लॉकडाउन उसकी वजह से हमने इम्पोज किया है। ये हमारी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। हमें अपोजिशन से, उनके नज़रिए से, उनके बयानिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ी हों, इस वबा को ख़त्म करने में हमारा साथ दें और SOPs पे अमल करके हम जिस तरह पहले सुरखरू हुए थे, इस लहर से भी हम नबर्दज़मा हों। उसमें कोई हमारी हिडन मैलाफाइडी नहीं है। जो आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहा है, तो यकीनन वो भी हमारी बेटियां, बहनें हैं, माएँ हैं, उनको भी हमारी तवज्जो दरकार है। हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठ के इस पर भी जल्द अज जल्द हमें एक लाया अमल सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि वो भी इस करब से निजात हासिल कर सकें और इंशाअल्लाह उसमें भी हम आपको जल्द अच्छी और मुस्बत खुशखबरी देंगे। लास्ट बस करो, माफ़ी। ख़वातीन से भी सवाल है। शहबाज गिल साहब पर जब हमला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरी दादी आलू पालक पका रहे सर, जदों पाकिस्तान बनदा रात 12 बजे ऐलान होया, अगस्त का महीना सी ते वो आलू पालक अपने जानवर वेलने उत्थे ही छड्ड के जिहड़ा पाकिस्तान वाल आ गए। तुसी खतून हो, पिंड ही रहन वाले आ, जरा दसो अगस्त आलू पालक पक गए की तरह? शहबाज गिल जो है वो मेरा भाई है और जो कल बल्कि 2 दिन पहले जिस तरह से उसके साथ नून लीग ने अपनी रवायती गुंडागर्दी की झलक दिखाई, ये ज़हन में रखे नून लीग कि अगर ये वतीरा उसने ना बदला, ये अदाएँ ना बदली तो पेशियाँ रोज़ आपकी हो रही हैं। और अगर हमारा कारकुन ये उसने तहैया किया तो फिर आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल होगा। रोज़ आप मास्क पहन के नहीं आ सकते। ये इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत फ़ेल है और कारकुनान की सतह पे उनको वरगलाना, इश्तियाल दिलाना और इस किस्म की स्याहकारी के साथ नत्थी करते हुए सपोर्ट करना, नून लीग अपनी अदाओं को ठीक करे और ये किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है। ये कोई भी इसकी जद में आ सकता है। तो लिहाजा शहबाज गिल साहब के साथ जो वाक़या है, नून लीग कभी नहीं चाहेगी कि उनकी किसी क़यादत के साथ ये वाक़या रिपीट हो। बहुत शुक्रिया।